तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक पल के लिए गौर कीजिए कि कैसे लोकल पेट्रोल पंप पर होने वाला एक बिल्कुल छोटा सा बदलाव असल में दुनिया भर की मैसिव ताकतों से जुड़ा हुआ है। आज के इस विश्लेषण में हम हाल ही में हुए फ्यूल प्राइस हाइक का पूरा ब्रेकडाउन करेंगे और देखेंगे कि इसके पीछे आखिर चल क्या रहा है। 3 रुपए देखने में शायद बहुत छोटी रकम लगती है ना, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में प्रति लीटर ये जो 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है ना, इसने एक्चुअली पूरे देश में खासकर राजधानी में पिछले 4 साल से चली आ रही प्राइस स्टेबिलिटी यानी कीमतों की स्थिरता को पूरी तरह तोड़ दिया है। तो आइए देखते हैं कि ये सब एक दूसरे से कैसे जुड़ता है। इस एक्सप्लेनर में शुरुआत होगी पंप पर आने वाली कीमतों से। उसके बाद हम थोड़ा जूम आउट करके ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स यानी वेस्ट एशिया के शॉकवेव पर जाएंगे, इकोनॉमी के ब्रेकिंग पॉइंट को समझेंगे, इसके पॉलिटिकल ब्लेम गेम को न्यूट्रली देखेंगे और आखिर में वापस जूम इन करके समझेंगे कि इसका आम घर के बजट पर क्या असर पड़ता है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले पड़ाव से, द प्राइस एट द पंप, मतलब 15 मई से आम नागरिकों और डेली कम्यूटर्स के सामने आने वाली इमीडिएट जमीनी हकीकत। अब जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। हालांकि नेशनल एवरेज बढ़ोतरी 3 रुपए की है, पर सच तो ये है कि अलग अलग लोकल टैक्सेस की वजह से इसका दर्द हर शहर में अलग महसूस हो रहा है। दिल्ली में पेट्रोल करीब 98 रुपए और डीजल लगभग 91 पर है, जबकि मुंबई में पेट्रोल 106 रुपए के भी पार निकल गया है और डीजल लगभग 93 पर। कोलकाता और चेन्नई में भी हम यही ट्रेंड देख सकते हैं। तो पिंच तो फॉर श्योर हर जगह है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है कि आखिर अचानक ये कीमतें बढ़ी क्यों? इसे क्लियरली समझने के लिए हमें थोड़ा आगे बढ़ना होगा अपने अगले पड़ाव पर, द वेस्ट एशियन शॉकवेव, क्योंकि असल गेम सिर्फ लोकल पेट्रोल पंप का नहीं है बल्कि इंटरनेशनल वाटर्स का है। और ये स्लाइड बिल्कुल परफेक्टली इस मुद्दे को समझाती है। मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच का कॉन्फ्लिक्ट जो अब 2 महीने से भी ज्यादा लंबा खींच चुका है, उसने पूरी सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेज की वजह से ऑयल टैंकर्स बुरी तरह प्रभावित हुए। इस ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के चलते भारत को प्रैक्टिकली मजबूर होकर अपने क्रूड ऑयल सोर्सेज को तेजी से डाइवर्सिफाई करना पड़ा और यूएई और रशिया की तरफ शिफ्ट होना पड़ा। इट्स लिटरली लाइक अ चेन रिएक्शन। वैसे जियोपॉलिटिक्स से हटकर अगर ग्राउंड सेंटिमेंट की बात करें तो लोग एक्चुअली इस झटके के लिए अंदर ही अंदर तैयार हो रहे थे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी हाल ही में नागरिकों से ईंधन का इस्तेमाल थोड़ा कम करने की अपील की थी। तो एक तरह से आने वाले इस ग्लोबल शॉकवेव का इशारा पहले ही मिल गया था। तो अब हम आते हैं इस कहानी के तीसरे और सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, द इकोनॉमिक ब्रेकिंग पॉइंट। आखिर नेशनल इकोनॉमी में ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि ये प्राइस हाइक डायरेक्टली अभी करना पड़ा? इसे डिले क्यों नहीं किया जा सका? इसका जवाब इन 3 अक्षरों में छिपा है, OMCs यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। ये देश की वो सरकारी कंपनियां हैं जो क्रूड ऑयल को रिफाइन करती हैं और रिटेलिंग के जरिए एंड कंज्यूमर्स तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पहुंचाती हैं। इनका रोल समझना इसलिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है क्योंकि अब तक यही कंपनियां सारा आर्थिक बोझ अपने कंधों पर उठा रही थीं। और ये बोझ कितना मैसिव था? हर रोज लगभग 1600 से 1700 करोड़ रुपए का नुकसान। जी हाँ, हर एक दिन। ये वो लॉस है जो OMCs डेली बेसिस पर सह रही थी, सिर्फ इसीलिए ताकि आम कंज्यूमर पर अचानक से इस ग्लोबल क्रूड ऑयल शॉक का पहाड़ ना टूट पड़े। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल शॉक एब्जॉर्बर था। एक नजर इस टाइमलाइन पे डालते हैं कि बफर टूटा कैसे। 2022 में आखिरी बार बड़े प्राइस शिफ्ट्स हुए थे। जब अर्ली क्राइसिस आई ना, तब सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी में 10 रुपए की कटौती करके OMCs को थोड़ा कुशन देने की कोशिश की ताकि स्थिरता बनी रहे। लेकिन रिफाइनरी कॉस्ट्स का प्रेशर इतना लगातार और इतना ज्यादा बढ़ता गया कि आखिरकार 15 मई को ये बफर पूरी तरह टूट गया और नतीजा वही 3 रुपए का हाइक। जाहिर है, जब भी ईंधन की कीमतें बढ़ती हैं तो गर्मा गर्म पॉलिटिकल डिबेट शुरू हो ही जाती है। यही हमारा अगला पड़ाव है, द पॉलिटिकल ब्लेम गेम। पार्लियामेंट के अंदर इस बढ़ोतरी की जरूरत और टाइमिंग दोनों पर तीव्र बहस छिड़ गई है। अब जो इस स्लाइड में सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना, वो है इनके ऑपोजिट आर्गुमेंट्स। एक बिल्कुल न्यूट्रल नजरिए से देखें तो सरकार का पक्ष है कि उन्होंने लगभग 4 साल तक नागरिकों को एक मैसिव ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस से बचा कर रखा और हाइक केवल तब लाया गया जब OMC के डेली लॉसेस बिल्कुल अनसस्टेनेबल हो गए। उसके ठीक उलट विपक्ष का हिस्टोरिकली ये स्ट्रॉन्ग तर्क है कि 2008 में क्रूड ऑयल 120 से $140 पर बैरल पर था और आज ये लगभग $100 पर है। उनका मानना है कि सरकार को कंज्यूमर प्राइसेस बढ़ाने के बजाय ऑयल बॉन्ड्स जारी करने चाहिए थे। कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी का ये स्टेटमेंट विपक्ष की आलोचना को परफेक्टली हाईलाइट करता है। उनका सीधा आरोप है कि इस बढ़ोतरी की टाइमिंग प्योरली एक पॉलिटिकल कैलकुलेशन है। उनके मुताबिक चुनाव खत्म होते ही आम आदमी पर यह आर्थिक बोझ डाल दिया गया और ये कदम इलेक्शन साइकिल पर आधारित है, न कि आर्थिक मजबूरी पर। लेकिन राजनीति और इस ब्लेम गेम से थोड़ा दूर हटकर बाकी फैक्ट्स पर नजर डालें तो पता चलता है कि हवाई ईंधन यानी एविएशन फ्यूल की कीमतों में सिर्फ 30 दिनों के अंदर फरवरी के एंड से अप्रैल के एंड तक एक मैसिव डबल इंक्रीज देखा गया है। तो ये डेटा प्रूव करता है कि अंडरलाइन क्रूड ऑयल क्राइसिस वाकई में बहुत गहरा है और ये लगभग हर सेक्टर को स्ट्रांगली हिट कर रहा है। और हर सेक्टर को हिट करने का सीधा मतलब है आम नागरिक के घर तक पहुंचना, जो हमारा आखिरी पड़ाव है, द इन्फ्लेशन रिपल इफेक्ट। आइए वापस जूम इन करके देखते हैं कि ये मैक्रो इकोनॉमिक और राजनीतिक उथल-पुथल डायरेक्ट आम आदमी के डाइनिंग टेबल तक कैसे आती है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यहाँ ये एक डोमिनो इफेक्ट का है। इसे ध्यान से समझते हैं। पहले फ्यूल में 3 रुपए की वृद्धि होती है, इसके बाद तुरंत ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ जाती है क्योंकि डेली वेजिटेबल्स और डेयरी प्रोडक्ट्स इन्हीं ट्रक्स में आते हैं।
तो उनकी कीमतें भी ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती हैं और इस सब का एंड रिजल्ट ये होता है कि कंज्यूमर हाउसहोल्ड बजट यानी आम घर का बजट बुरी तरह से हिल जाता है। और इस नए बजट स्क्वीज को हैंडल करने के लिए ग्राउंड पर अभी से चेंजेस और एडवाइजरीज दिखने को मिल रही हैं। कम्यूटर्स से स्ट्रांगली अपील की जा रही है कि वो कारपूल करें या मेट्रो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करें। दिल्ली एनसीआर में कई कॉर्पोरेट ऑफिसेज को हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम इंप्लीमेंट करने की सलाह दी जा रही है। और जैसा हमने डिस्कस किया, मेजर वेंडर्स द्वारा डेयरी प्रोडक्ट्स की कीमतों में पहले से ही इजाफा देखा जा चुका है। सो द रिपल इफेक्ट इज ऑलरेडी हियर। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब दुनिया भर में चल रहे इन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स के जल्दी रुकने का कोई संकेत नहीं मिल रहा, तो क्या ये 3 रुपए का हाइक सिर्फ एक शुरुआत है? क्या ये बढ़ोतरी एक बहुत बड़ी महंगाई की लहर का बस पहला डोमिनो है जो अभी गिरा है? ये वाकई सोचने वाला विषय है। इस विश्लेषण को समझने और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।